वंदे मातरम, आप देख रहे हैं सत्ता का टेम्परेचर। आपके साथ में हूं सांची त्यागी। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई हुई और इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के बाद राजनीतिक पार्टियों या फिर कुछ नेताओं के लिए मुसीबत अब बढ़ने वाली है। राजनीतिक पार्टियों को अब उम्मीदवारों के नाम की सूची सुप्रीम कोर्ट में भेजनी होगी। आपराधिक गतिविधियों में शामिल नेताओं पर गाज भी गिर सकती है और केस वापस लेने के लिए राज्य सरकार को भी हाईकोर्ट से अनुमति अब लेनी होगी। दागी नेताओं की ले लगाम कसने की तैयारी सुप्रीम कोर्ट ने कर ली है। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों के अपराधीकरण से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुना दिया। इस फैसले में कोर्ट ने यह स्पष्ट तौर पर बताया कि सभी राजनीतिक पार्टियों को उम्मीदवारों के ऐलान के 48 घंटे के भीतर मुकदमों की जानकारी जारी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला संबंधित हाईकोर्ट की मंजूरी के बगैर अब वापस नहीं लिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, माकपा समेत 8 दलों पर जुर्माना भी ठोक दिया है। बता दें, सीआरपीसी की धारा 321 के तहत राज्य सरकारों को केस वापस लेने का अधिकार दिया गया है, लेकिन अब नेताओं के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उनके खिलाफ दर्ज केस पहले हाई कोर्ट की अनुमति के बाद ही वापस हो सकेंगे। कुल मिलाकर मुसीबत अब बढ़ने वाली है। जिस तरीके से लगातार कोशिश कोर्ट की तरफ से जारी रही है, उसमें यह एक और अच्छा कदम माना जा रहा है। आपको बता दें, इससे पहले कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस जारी हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि जिस तरीके से राजनीति में अपराध बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए जरूरी यह है कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों से जुड़े मुकदमों की जानकारी किसी भी न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़पेपर के अलावा वो अपनी वेबसाइट पोर्टल पे जरूर डालें। लेकिन यह देखा गया कि पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से ये नहीं हुआ। खासतौर पर बिहार चुनाव में ऐसा देखा गया, जिसके बाद ये जुर्माना राशि तमाम पार्टियों पर जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उन पर ठोक दिया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस समेत अन्य 8 दल हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या इसके बाद तस्वीर राजनीति की बदल जाएगी। राजनीति में अपराध का जब हम जिक्र करते हैं तो एक बहुत गंभीर विषय है। आज की तारीख में भी जब हम विधानसभा, किसी भी विधानसभा या संसद की तरफ ही देखते हैं तो वहां पर बहुत से सांसद या विधायक ऐसे नजर आते हैं जिन पर बहुत से अपराध दर्ज हैं। इन्हीं पर हम आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज हमारे साथ अश्विनी दुबे जुड़े हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट से, साथ ही साथ राहुल राल हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने समय दिया। अश्विनी जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला ले लिया गया है। हाई कोर्ट की मंजूरी के बिना अब कोई भी अपराध वापस नहीं कर सकती है कोई भी राज्य सरकार, और ये आमतौर पर देखा गया है। किसी एक राज्य सरकार का जिक्र नहीं है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। ऐसा बार बार देखा गया है कि विभिन्न राज्यों में राज्य सरकार की पार्टी, जिस तरीके से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है तो उससे जुड़े हुए जितने भी उम्मीदवार हैं उनके अधिकतर केस वापस ले लिए जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अश्विनी जी, लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जो अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में लिया गया है जी। 3 बातें सांची मैं व्यूअर्स को आपके बताना चाहूंगा कि एक, विनिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होगी किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने कैंडिडेट को टिकट देते हुए, यानी जो बाहुबली हैं, जिनके ऊपर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने, उनके पास जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, उस लिस्ट में से सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें से कौन सा व्यक्ति दागी है, कौन सा नहीं है, और जिसके ऊपर मुकदमे पंजीबद्ध नहीं होंगे, जो ऑनेस्ट होगा, उसको टिकट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो इंटेंशन है, जो जजमेंट है, वो बात करती है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अश्विनी उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कि 3 प्रोमिनेंट लीडिंग न्यूज़पेपर्स में प्रिंट के और 3 बार इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में उस जो कैंडिडेट है उसके क्रेडेंशियल्स को पब्लिश किया जाएगा, सर्कुलेट किया जाएगा, ताकि जनता किसे इलेक्ट कर रही है वो जान सके जी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है उस स्टेट का, उसकी जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को, उस पार्टी के अगेंस्ट और उसके अगेंस्ट क्या आपराधिक मुकदमे पंजीबद्ध हैं, उसको बोल्ड अक्षरों में देखेगी और उसको पब्लिश करेगी। उतना ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टी
न्यूज़पेपर में अपने एंड पर भी और अपनी वेबसाइट पर भी ये पब्लिश करेगी। यानी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हम बात करें, एक स्वस्थ और पारदर्शिता लाने की राजनीति में बात करें, जिसमें जो लेजिस्लेचर है हमारे यहाँ का, जो हमारे कानून निर्माता हैं, जो संविधान निर्माण करते हैं, कानून निर्माण करते हैं, और जो बाहुबलियों को टिकट देते हैं कि वो बाहुबली अपने दमखम से इलेक्शन जीतेगा, उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए उसको कर्ब करने की कोशिश की है। तो इस तरह के रिफॉर्म्स की इस देश में एक जरूरत थी, और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ही वेलकमिंग डिसीजन और बड़ा ही साधुवाद अश्विनी उपाध्याय को इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाने के लिए। सबसे बड़ी बात ये अश्विनी जी, जब पिछले समय में जब हम इन तमाम मामलों का जिक्र कर रहे हैं, आप भी बता रहे हैं कि कम से कम मिनिमम 2 न्यूज़पेपर में आपको अपने उम्मीदवार से जुड़ी जानकारियां साझा करनी होंगी और अपने पोर्टल पर भी डालना होगा। ये पहले कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन जारी हो चुकी थी। बिहार चुनाव में इसका उल्लंघन हुआ, जिसके बाद इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरह के रूप में देखा गया और इस पर फैसला सुनाते हुए जुर्माना भी लगा। यानी ये मानना कि कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उसको लाइटली लिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल साफ जाहिर हो चुका है, कोर्ट ने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया। और ये एक चीज जो सामने देखने को मिल रही है कि चाहे कितनी भी मजबूत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जाए, कोर्ट के आगे आपकी जवाबदेही अगर बनती है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अश्विनी जी, यहां पर एक बात तो तय हो गई कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी मंशा इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इंप्लीमेंट करने की उसके ट्रू लेटर और स्पिरिट में नहीं थी जी। लिहाजा उन्होंने अपने यहां दागी कैंडिडेट्स को टिकट दिया और जो सुप्रीम कोर्ट की 3 बार पब्लिश करने की जो डायरेक्शन थी उसका पालन नहीं। इसीलिए 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमारे आदेश का पालन नहीं होगा तो ये सिर्फ मियर डायरेक्शन नहीं है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। और इसीलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज में ब्लैंटली उसको जो है वायलेट किया, तो उनके ऊपर किसी को 5 लाख, किसी के ऊपर 2 लाख, किसी के ऊपर 3 लाख का जुर्माना लगाया। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा शर्मिंदगी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं हो सकती कि कोर्ट एक जजमेंट को, जो इस देश के संविधान का सबसे बड़ा टॉप कोर्ट है, माने जो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक ऑर्डर पास करता है और जिसको पालन करने की जिम्मेदारी है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, वो उसमें फेल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि पारदर्शिता, इस दायरे में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई है, ये तमाम बड़ी पार्टियों ने किया है। इसमें वो तमाम बड़ी पार्टियां हैं जिन पर अब जुर्माना लग चुका है। राहुल लाल जी, आपके पास आएंगे। अब देख रहे हैं कि किस तरीके से फैसला लिया जा चुका है, अब इसके बाद इसको मानना होगा, नए सिरे से नया कदम कोर्ट की तरफ से उठाया गया है। इसके बाद क्या ये माना जाए कि अब रिफाइनरी की तरफ पॉलिटिक्स बढ़ रही है, राजनीति की सफाई होगी, अब ये अभियान कोर्ट की तरफ से छेड़ दिया गया है? राहुल लाल जी, बिल्कुल कोर्ट की तरफ से अभियान छेड़ा गया। राजनीतिक दलों ने तो अभियान ये छेड़ दिया था सांची जी कि मेरे दाग अच्छे हैं कि आपके दाग अच्छे हैं जी। तो राजनीतिक दल तो बिल्कुल ही कहीं से भी प्रतिबद्ध नहीं थे भारत में राजनीति से अपराधीकरण को दूर करने के लिए। और इस मामले को इसी कारण से बार बार कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। कोर्ट को कहना पड़ा कि विधायिका को यह कार्य खुद ही करना चाहिए, लेकिन विधायिका उसमें असफल रही, कार्यपालिका भी असफल रही। देखिए 13 फरवरी 2020 को एक तरह से वो आदेश दिया गया था, बड़ा सा आदेश जो है कि वो जस्टिस नरीमन और जस्टिस गवई के खंडपीठ के द्वारा वो आदेश दिया गया था कि आप जैसे ही आप टिकट की घोषणा करते हैं 3 बड़े-बड़े एमिनेंट न्यूज़पेपर्स में आपको उसकी सूचना देनी है जी। लेकिन बिहार विधानसभा में सारी की सारी पार्टियां फेल हो गई और अब मानना का भी ये मामला आ गया। दूसरा जो अब इसका मतलब तो यह है ना कि आप राजनीतिक दल कहीं से भी इसके लिए गंभीर नहीं आते कि कोर्ट को कितना आदेश देना पड़ा है कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को भी आदेश दिए हैं, इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल एक स्पष्ट रूप से आदेश है कि वो ऐप बनाए, उस ऐप के माध्यम से उसमें सारे अपराध की जानकारी दे, लोगों के बीच में जागरूकता का प्रचार प्रसार करे। और फिर से कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि ये दल क्या कर रहे थे कि वहां के बिल्कुल कोई छोटे से अखबार में वो अपना विज्ञापन निकाल के काम चला दे रहे थे जी। इसलिए फिर से उनको कहना पड़ा कि भाई एमिनेंट न्यूज़पेपर में आप निकालिए। और साथ ही साथ उनको अपने वेबसाइट पे सांची जी ये भी बताना पड़ेगा
कि आखिर इस आपराधिक पृष्ठभूमि के वाले व्यक्ति को और टिकट सिर्फ अब देने की इतने आपकी से बात मजबूरी नहीं क्या थी? बनेगी। सबसे बड़ी बात, अगर हम ताजा फैसले का जिक्र करें तो अब किसी भी राज्य सरकार को अगर कोई भी फैसला या कोई भी मुकदमा वापस लेना है, माफ कीजिएगा, कोई भी मुकदमा वापस लेना है तो पहले हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। हाईकोर्ट मंजूरी देगा तो ही वो मुकदमा वापस होगा। मैं वापस आपके पास आऊंगी, चर्चा इस पर करेंगे। और फिर काम यही है, लोकतंत्र के 3 स्तंभों का जब हम जिक्र करते हैं तो न्यायपालिका का काम यही है कि जब जब लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव अपने ट्रैक से हटेंगे तो जुडिशरी आईने दिखाएगा, और वो इस वक्त हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस चर्चा पर लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए अब मुसीबत तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बढ़ा दी है, खासतौर पर उन दागी विधायकों और सांसदों के लिए जिन पर बहुत से बड़े मुकदमे दर्ज हैं, आपराधिक मामले दर्ज हैं, और फिर भी वो सत्ता में काबिज हैं और खूब अच्छे से अपनी सत्ता को चला रहे हैं, तो उनके लिए मुसीबत बढ़ रही है। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, अश्विनी दुबे जी और राहुल लाल। अश्विनी दुबे जी, वापस मैं आपके पास आऊंगी। यहाँ पर एक चीज़ का जिक्र हुआ जब कोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाया, उससे पहले जिस रिपोर्ट का यहाँ जिक्र हुआ वो एमएक्स क्यूरी विजय हंसारिया की रिपोर्ट थी, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई थी, जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी बीजेपी विधायकों के खिलाफ दायर 76 मामले वापस लेना चाहती है। कर्नाटक सरकार विधायकों के खिलाफ 61 मामलों को वापस लेना चाहती है। उत्तराखंड और महाराष्ट्र सरकार भी इसी तरीके से केसों को वापस लेना चाहती है, जिसके आधार पर कोर्ट ने यह बड़ा निर्णय लिया। यानी ये चीज स्पष्ट है कि राज्य सरकारें ऐसा करना चाह रही थी कि बहुत से ऐसे मामले जो पुराने मुकदमे हैं उनको किसी भी तरीके से वापस लिया जाए। उन सभी चीजों पर यह सुनवाई हुई। जी, बहुत ही आपने वैलिड पॉइंट रखा। अश्विनी, 2 केसेस हैं जिनको हम क्लब कर रहे हैं। एक केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट की एक डिफरेंट बेंच ने कल जजमेंट दिया कि विनिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होगा, यानी आपराधिक मुकदमे जो लोगों के ऊपर पंजीबद्ध हैं उनको अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को बोल्ड अक्षरों में, बड़े बोल्ड उससे, ताकि जनता पढ़ सके, और प्रोमिनेंट इलेक्ट्रॉनिक और न्यूज़पेपर्स में और चैनल्स में और न्यूज़पेपर में दिखाना, वो करना पड़ेगा, पब्लिश करवाना पड़ेगा। अब हम दूसरे मुद्दे की तरफ आते हैं। ये जो मुद्दा है वो एमपी एमएलएस के टाइम बाउंड मैनर में, स्पीडी मैनर में ट्रायल से जुड़ा, वो भी अश्विनी उपाध्याय की पिटीशन है जो पूरे देश भर में एमपी एमएलएस की कोर्ट बनी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगों में जैसे बात आई तो जितने मुकदमे लोगों के ऊपर पंजीबद्ध हुए थे जो पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते थे या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि एमपी एमएलएस जो इलेक्टेड है उनके मैटर्स ही वहां चलते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार ने या कर्नाटक सरकार ने या बिहार सरकार ने या मध्य प्रदेश सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं उन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जो केसेस थे वो वापस लेने की बात की। तो उन्होंने कहा कि किसी भी एमपी एमएलएस के अगेंस्ट अगर केस चल रहा है तो बिना हाई कोर्ट की मर्जी के सरकार भी वापस नहीं ले सकती। एक पहला उसका कंडीशन ये था। वो दूसरा, चीफ जस्टिस के बेंच विजय हंसारिया जिसमें एमाइकस हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और बाकी लोग सरकार के अंडर में काम करते हैं जी, तो उन्हें चेंज करना, उनकी पुनः नियुक्ति करना, उन्हें केस हैंडओवर करना, उनसे केस लेना, यह सरकार के परव्यू में और डोमेन में आता है। उस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उसको, अगर कोई ऐसा है जो सपोर्ट नहीं कर रहा है तो चेंज कर देंगे, लेकिन वो कोर्ट की कंसेंट भी वहां जरूरी है। तीसरा, उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति केस वापस लेना चाहता है तो बिना कंसर्न्ड हाई कोर्ट की मर्जी से केस वापस नहीं लिया जाए, क्योंकि हम पावर सेग्रीगेट करेंगे। सांची जी, बस 10 सेकेंड और लूंगा। पावर सेग्रीगेट करते हैं कि केस वापस लेने का पूरा डोमेन, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो कोर्ट ने कहा कि जो दागी एमपी एमएलएज हैं जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है उनके खिलाफ केस लेने से पहले आपको कंसर्न्ड हाई कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये केस है जी। अब कुल मिलाकर राहुल लाल जी, बहुत संक्षेप में अश्विनी दुबे जी ने समझाया कि कोर्ट ने किन
किस आधार पर अपना ये फैसला सुनाया था। लेकिन इसके अलावा अगर अब हम पॉलिटिकल पार्टियों का जिक्र करें, इसके बाद चीज़ें किस हद तक बदल जाएंगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से जो आमतौर पर तर्क दिया जाता है वो ये कि उनके उम्मीदवार को फंसाने के लिए बहुत से गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, बहुत से आरोप लगा दिए जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे बहुत से मामले होंगे जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नज़र में कोई बड़ा आपराधिक मामला ना हो, जिसमें हम देखते हैं कि दंगे हो गए, एक दूसरे के बीच में आपस में झड़प हो गई। इन मामलों को शायद पॉलिटिकल पार्टी अपने लिहाज से, अपने चश्मे से अति गंभीर ना देखें, लेकिन कोर्ट की नज़रों में वो बड़ा मामला हो सकता है। तो अब ये भी देखना दिलचस्प है कि यहाँ पे कौन कौन से मामले अति गंभीर की श्रेणी में आएंगे, जिसके आधार पर आगे कोर्ट ये निर्णय लेगा कि इस उम्मीदवार का मुकदमा वापस लिया जाना चाहिए या नहीं। राहुल लाल जी, पॉलिटिकल पार्टी के नजरिए से इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, थोड़ा सा पीछे ही चल के देखिए, सीआरपीसी का जो सेक्शन 321 है, वहां पे वो लोक अभियोजक को यह ताकत देता है कि वो एक तरह से मुकदमे वापस लेने के लिए अर्जी दाखिल कर सके। तो एक तरह से जो अश्विनी जी ने भी कहा कि कहीं न कहीं उस शक्ति को आप वो सीधे प्रयोग ना करके, जब तक आप हाईकोर्ट से अनुमति नहीं लेंगे तो अब राज्य सरकारें अपने मनमाना काम नहीं कर सकेंगी। क्योंकि सांची जी, स्थिति क्या है इस समय? आप भारत के किसी भी केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल को देख लीजिए या किसी भी राज्य सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी पुनर्गठन हुआ है। 78 उसमें टोटल मंत्री हैं। अगर उसमें 33 एडीआर के रिपोर्ट के हिसाब से देखते हैं, 33 जो है कि दागी हैं और 24 के ऊपर गंभीर मामले हैं। तो देखिए, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने नजरिए से स्पष्ट कर दिया है कि गंभीर ही है, हम उसको हल्के में नहीं लेंगे, आप लोग उसको हल्के में ले सकते हैं। तो यहाँ से अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसमें कोई भी हिला हवाली या ढील देने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चीज देखा है अब तक कि हम आदेश दे देते हैं और हमारे आदेश को क्रियान्वित करने में ज्यादा जो है कि गंभीरता नहीं दिखाई जाती है। क्योंकि 2013 में ही एक तरह से दिया गया था, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले चलाने का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2013 से है। लेकिन उन फास्ट ट्रैक कोर्टों की भी गति जो है कि वो बैलगाड़ी की गति की तरह से वहां पे भी काम चल रहा है। राज्य सरकारों को जो कोर्ट को जो आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, जो सुविधाएं देनी चाहिए, वो राज्य सरकारें वो भी देने में जो है कि वो सरकारें विफल रही। तो ये चीजें पता है उनको, कि इसलिए अब उन्होंने बिल्कुल बहुत जोर देकर आदेश दिया है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो अपना अब तक बचते रह रही थी, वो बचने का गुंजाइश नहीं है अब उनके पास। और भारत में देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चीज कहा कि हमारा काम नहीं था, विधायिका का काम था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं उनको तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन कम से कम जनता के पास ये जानकारी होनी चाहिए कि वो किसी एक्स उम्मीदवार को अगर वोट दे रहे हैं तो उनके ऊपर ये आरोप लगे हुए हैं। तो जनता को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और सत्तारूढ़ पार्टी अपने शक्तियों का दुरुपयोग करके मुकदमा वापस न ले सके, इस तरह की व्यवस्था को भी समाप्त करने का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है सांची जी। लोकतंत्र में राजनीतिक अपराधीकरण जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, उसमें कहीं न कहीं उसको रोकने में काफी मील का पत्थर साबित होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, लास्ट कमेंट आपसे लूंगी अश्विनी दुबे जी। अब 2022 सितंबर 2020 के बाद जितने भी मुकदमे वापस लिए गए हैं वो फिर से जिंदा हो गए हैं। कोर्ट ने यह भी आदेश सुनाया, यानी मुसीबतें कुल मिलाकर चौतरफा आएंगी। अश्विनी जी, जिस शिद्दत के साथ, जिस कन्विक्शन के साथ इंप्लीमेंट करना चाहिए था वो नहीं किया। तो ये हम नहीं कह सकते कि कितना सुधार आएगा, लेकिन हाँ, एक तमाचा है पॉलिटिकल पार्टीज को या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, जिनको रिफॉर्म लाने की जरूरत है। आप ये बताइए कि एक अपराधी व्यक्ति क्या कानून बनाएगा? जो खुद अपराध में संलिप्त है वो क्या कानून बनाएगा? और जिस तरह से राजनीति में अपराधियों का बोलबाला बढ़ रहा है, आप आंकड़े उठाइए, एडीआर के रिपोर्ट्स उठाइए, उस केस में पूरी तरह से, मैं स्वयं अश्विनी उपाध्याय जी का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूं उस मैटर में। आप आंकड़ा उठाइए, लगातार रोज ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ग्राफ, यानी चिंता बढ़ रही है। राहुल लाल जी, एक लास्ट कमेंट आपसे भी। मैं देखिए वही चीज, मैं उसी लाइन को आगे बढ़ाऊंगा कि नए विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसमें अपराधियों की संख्या बढ़ जाती है। बिहार विधानसभा के चुनाव को ही देख लीजिए, पुराने विधानसभा की तुलना में नए विधानसभा में और ज्यादा आ गए। यही स्थितियां लोकसभा से लेकर दूसरे अन्य सब जगहों दिख रही है। तो इसलिए उसके ऊपर ब्रेक आवश्यक है। और यह ब्रेक देखिए, भारत की जनता भी जानती है कि यह ब्रेक अगर कहीं से लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट से ही लगेगा, जिसको संविधान का जो वो संरक्षक की जो जिम्मेवारी मिली वो, जिसकी वो काफी गंभीरता से पालन कर रही है। तो वहीं से सबों की, पूरे देश की आशा की नजरें इस मामले में केवल सुप्रीम कोर्ट पर ही है सांची जी। बाकी राजनीतिक दलों पे तो
वो अपनी विश्वसनीयता पहले ही खो चुके हैं। अच्छा, कुल मिलाकर अब फैसला लिया जा चुका है, मुसीबतें पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बढ़ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अश्विनी जी, राहुल जी। लेकिन इसके साथ अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट ने अपनी भूमिका को तो आधा कर दिया है और आईना लेजिस्लेचर विधायिका को दिखा दिया है। अगर आप ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे, अगर आप राजनीति की सफाई नहीं करेंगे, तो अपने आप ये जिम्मा अपने कंधों पर न्यायपालिका को लेना पड़ेगा और वो एक झांकी जो है अब यहां से देख लिया गया। लेकिन ये कदम भर है, इसमें अभी भी राजनेताओं की, राजनीतिक पार्टियों की जो भूमिका है वो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए और उसी के आधार पर यह सफाई अभियान संपन्न हो पाएगा। यह कहना बहुत दिलचस्प और जरूरी भी है। आने वाले दिनों में चुनाव होगा तो देखना दिलचस्प होगा कि कितने लोग इसको स्वीकारेंगे और कोर्ट के इस आदेश की मानना रखते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो कुल मिलाकर सत्ता के टेम्परेचर में आज के इस मुद्दे में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।